नमस्कार। मालती जोशी जी की कहानी पटाक्षेप के पहले भाग में आपने सुना कि कहानी की नायिका पद्मा अपने पति और दो बेटियों के साथ रहती है। उसका देवर नौकरी के लिए विदेश में है। इस वजह से उसकी देवरानी छवि और उसके छोटे से बेटे की जिम्मेदारी बड़े भाई के परिवार पर है। एक दिन छवि उसकी दोनों बेटियों को लेकर फिल्म जाती है। छवि का बेटा पद्मा के साथ घर पर ही रह जाता है। पति के कहने पर पद्मा भी बच्चे को लेकर रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं। रेस्टोरेंट के दूसरे कमरे से छवि के हंसने की आवाज आने पर पद्मा चौंक पड़ती है। आगे क्या हुआ, आइए सुनते हैं आगे की कहानी। उस हंसी को बहुत दिनों बाद सुना था, शायद सुशील के जाने के बाद पहली बार। इस बार मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं उठी और सारे एटिकेट्स को तिलांजलि देकर बाहर वाले छोटे कमरे में झांका। मेरा अंदाज गलत नहीं था। छवि और विभा तथा गौतम और शुभा आमने सामने सोफों पर बैठे थे। बीच वाली मेज पर ढेर सारी प्लेटें रखी थी। अरे आप! सब लोगों ने मुझे एक साथ देखा। यही तो मैं भी सोच रही हूँ, आप लोग यहाँ कैसे? हम लोग रंग महल से निकले थे कि आप मिल गए, हमें ज़बरदस्ती यहाँ ले आए, माने ही नहीं। छवि ने सफाई पेश की। भाभी जी, आप भी कंपनी दीजिए ना। गौतम साहब इतनी देर बाद फूटे। आप क्या समझ रहे हैं, मैं अकेली ही आई हूँ यहाँ? नहीं भाई, अपनी कंपनी तो अपने साथ है। तो भाई साहब को भी यहीं बुला लेते हैं ना, काफ़ी जगह तो है। नो नो, डोंट डिस्टर्ब योरसेल्फ, मैंने सख्ती से कहा और अबाउट टर्न कर गई। यह परेशान से इधर उधर देख रहे थे। मुझे देखते ही झुंझला पड़े। कहाँ चली जाती हो तुम? और पीयूष कहाँ है? अपनी माँ के पास। क्या वह भी आई है? हाँ, गौतम के साथ। और लड़कियाँ? वे भी हैं। तब तक गौतम खुद उपस्थित हो गए और अपनी मेज पर आमंत्रित करने लगे। मैंने आंखों ही आंखों में इन्हें अपनी अस्वीकृति की सूचना दे दी। स्थिति को संभालते हुए यह बड़े नाटकीय अंदाज में बोले, देखो भाई गौतम, बड़ी मुद्दतों के बाद आज बीबी को लेकर निकला हूँ, लेकिन तुम लोग एंजॉय नहीं करने दोगे, हर जगह पीछा करोगे। हंसते हुए गौतम अपनी टेबल पर लौट गए। वहाँ ज़रूर उन्होंने इनका जवाब दोहराया होगा, क्योंकि दूसरे ही क्षण छवि की खनकती हुई हंसी एक बार फिर सुनाई दे रही थी। लेकिन हमारी मेज पर बिल्कुल शांति थी। उठते हुए यह बोले, चलने का क्या तय किया है? ये लोग हम न मिलते तब भी तो घर पहुंचते ही। बच्चे को ले लेती तब भी ठीक था। आज बस में बेहद रश होगा। आप ऐसा कीजिए, उसे स्कूटर पर ले जाइए, मैं और मेरी लड़कियां बस से आ जाएंगी, हमें तो आदत है, मैंने तुनक कर कहा। फिर यह कुछ नहीं बोले। घर पहुंचने तक एकदम शांत बने रहे, लेकिन अंदर पहुंचते ही बरस पड़े। यह क्या हो जाता है तुम्हें? बड़ी मुश्किल से तो कोई प्रोग्राम बनता है, तुम वहां भी मूड खराब कर देती हो। कौन सा भूत सवार हो जाता है तुम पर? जरा सी बात पर ऑफ हो जाती हो। यह जरा सी बात थी? कौन सी बात? सब कुछ तो देख कर आए हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। कॉफ़ी हाउस वाली बात कह रही हो? उसमें इतना गंभीर होने जैसा क्या है? अगर तुम्हें ही गौतम इनवाइट करता तो क्या मना कर देती? मेरी फिक्र छोड़िए, अपने भाई की जो अमानत, उसकी बात सोचिए। भाई की अमानत है तो क्या बक्से में बंद करके रख दूं? हाड़ मांस का जो मनुष्य है, उसे हंसने बोलने की आज़ादी तो देनी ही पड़ेगी, नहीं तो उसका दम एकदम नहीं घुट जाएगा। कभी सोचा है पद्मा, अपनी एक रस जिंदगी से कितना बोर हो जाती होगी वह? आज एक अरसे बाद उसे खुलकर हंसते हुए सुना, सच बड़ा अच्छा लगा। कुछ नहीं बोली मैं, बच्चों की तरह मुंह फुलाए बैठी रही। हंसने बोलने की आज़ादी हमें दी थी किसी ने? क्या हम हाड़ मांस के मनुष्य नहीं थे? क्या हमारा दम नहीं घुटता था? किसी जिद्दी बच्चे की तरह यह प्रश्न बार बार मेरे अतीत से टकराता रहा। मुश्किल तो यह है पद्मा, यह रात मुझे समझाने का प्रयास करते हुए बोले, तुम बहुत संकीर्ण वातावरण में पली हो, इसीलिए चीज़ों को देखने का तुम्हारा नज़रिया कभी कभी बहुत तंग हो जाता है। एकदम बिफर उठी। सीधे से कहिए ना कि मैं एक दकियानूसी हूँ, संकीर्ण विचारधारा की हूँ, संकुचित मनोवृत्ति की हूँ।
उसके लिए इतनी लीपापोती की क्या ज़रूरत है? वे चुप होकर दूसरी करवट लेट गए। कंजर्वेटिव वातावरण, क्या इन दो शब्दों में उस माहौल की कल्पना की जा सकती है जिसमें जीवन के 22 वर्ष मैंने बिताए हैं? हाई स्कूल की प्रिंसिपल थी माँ। उनके कठोर अनुशासन की चारों ओर धाक थी। उस अनुशासन की कारागार में अपनी लड़कियों को भेजने के लिए अभिभावकों में होड़ लगी रहती थी। क्या स्टाफ, क्या छात्राएं, सारा स्कूल ही जैसे एक आतंक से सहमा सहमा सा रहता था। छुट्टी का घंटा किसी सुमधुर गीत की तरह कानों में बजता था, क्योंकि वह मुक्ति का संदेश लाता था। 12 घंटों के लिए सब लोग खुलकर सांस लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते थे, लेकिन हम लोग, मैं और रमा, तो जैसे जेल से निकलकर दूसरी जेल में पहुंच जाते थे। स्कूल की जेल तो फिर भी अच्छी लगती थी, वहाँ कम से कम सहेलियाँ तो थीं। घर पर होती थी तो सिर्फ माँ और उनकी मर्म भेदक आंखें। उफ, 24 घंटे हमें आदर्श बने रहना होता था। प्रिंसिपल की बेटियां होने का जघन्य अपराध किया था हमने। फैशन की रंग बिरंगी दुनिया हमारे लिए नहीं थी। प्रसाधनों के विज्ञान हमारी समझ से बाहर थे। हमारे रेडियो पर सिर्फ प्रभाती और समाचार आते थे। उपन्यास और पत्रिकाएं हमारी चौखट नहीं लांघ पाते थे। कस्बे के सिनेमा घर में हमें किसी ने नहीं देखा था। और पुरुष, मिसरानी का 12 साल का लड़का भी माँ से चाबी लेने आता तो तार के बाहर ही खड़ा रहता। आश्चर्य होता है सोचकर कि साल दर साल उस माहौल में कैसे जी सके हम लोग। सचमुच मर ही जाते अगर कभी कभार दया करके मौसी हमें इंदौर न ले जाती। मौसी का इंदौर वाला घर हमारे बंगले के मुकाबले बहुत छोटा था। वहाँ पानी की किल्लत थी। 4 बजे सुबह से उठकर नल पर लाइन लगानी होती थी। मेहरी सिर्फ बर्तन करके जाती थी, बाकी सब काम हाथ से होता था। मौसी की सास अपने छूत छात के प्रपंच से सबकी नाक में दम किए रहती थी। फिर भी वहाँ हम लोगों को अच्छा लगता था, क्योंकि वह जीता जागता घर था, भुतहा बंगला नहीं था। और फिर वहाँ शेखर दा होते थे। शेखर दा मौसी के देवर थे, घूमने घुमाने के बेहद शौकीन। उनके साथ पिपलिया टैंक, पाताल पानी, सुख विलास, यशवंत सागर, मांडवगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम लिए थे हम लोग। ट्यूशन में जो कमाते थे इसी अय्याशी में खर्च कर देते थे। घर वालों की डांट खाते थे। कड़की के दिनों में एमजी रोड या नेहरू पार्क से भी जी बहला लेते थे। उनके साथ हर जगह अच्छी लगने लगी थी। उनकी बोलचाल, उनकी वेशभूषा, सबका अपना आकर्षण था। उन दिनों शेखर दा मेरे आदर्श पुरुष थे। शायद वे एकमात्र पुरुष थे जिनके संपर्क में आने का मुझे अवसर मिला था। उनके किस्से बड़े मज़ेदार होते थे और ठहाके जानदार। हम दोनों बहनें मुग्ध श्रोताओं की भूमिका अदा करती थीं। अपनी गुफा संस्कृति का कुछ ऐसा प्रभाव था कि वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं थी। कभी कभी कोई मज़ेदार लतीफ़ा अश्लीलता की सीमा को छूने लगता था। सारी मंडली हो करके हंस पड़ती, हम लोग सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती। तब शेखर दा नाटकीय अंदाज में कहते, ए लड़कियों, ज़रा खोल से बाहर आओ, ज़रा खुले में उड़ना सीखो। किस युग में जी रही हो? इस कस्बाई मनोवृत्ति को छोड़ो और ज़रा खुलकर सांस लेना सीखो। कस्बाई मनोवृत्ति उनका प्रिय शब्द था, जो मुझे गाली सा लगता। मैं तिलमिला उठती थी। उनके अभिनय पर सारी मंडली एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। शर्म और अपमान से मेरे आंसू निकल आते थे। पद्म, रो रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? क्या मैंने कोई बहुत कड़ी बात कह दी? आई एम वेरी सॉरी, रियली आई एम वेरी सॉरी। मैंने सिर उठाकर देखा, मेरा तकिया आंसुओं से भीग गया था। घड़ी रात के 3 बजा रही थी और यह प्यार से मेरी पीठ पर, माथे पर हाथ फेर रहे थे। उनके स्वर में व्यग्रता थी और आंखों में स्नेह छलक पड़ रहा था। कभी कभी सोचती हूँ, यह इतने अच्छे क्यों हैं? रोज़ की तरह गैलरी में कुर्सी लगाकर मैं छवि की प्रतीक्षा में बैठी थी। निटिंग कर रही थी। परिचित हॉर्न सुनाई दिया तो सिर उठाकर देखा। दूर से गौतम का स्कूटर आता दिखाई दिया। ड्राइंग रूम से झांक कर देखा, 12:15 बज रहे थे। इस भले आदमी के दफ्तर में छुट्टी है क्या आज?
नमस्ते भाभी जी, दरवाज़ा खोलते ही उसने कहा। छवि नहीं लौटी क्या अभी तक? कॉलेज से तो चल चुकी है। क्या आप उसके कॉलेज से आ रहे हैं? मैंने पूछा। दरअसल पूछना चाह रही थी मिसेस सुशील छवि कब से हो गई। उसकी कहानी लौटाने गया था, मुझे चेक करने के लिए दी थी ना। छवि ने कहानी लिखी है? हाँ, बड़ी अच्छी लिखी है। कॉलेज मैगजीन में देना चाहती है। पढ़ेंगी आप? लीजिए। उसने ब्रीफकेस से पुलिंदा निकालते हुए कहा। रहने दीजिए, हम अनपढ़ क्या जाने कथा कहानी। मैंने रुखाई से कहा। अरे वाह, आप तो खुद इतना अच्छा लिखती हैं। मैंने सख्ती से होंठ भींच लिए। मुझे छवि पर गुस्सा आ रहा था। उसने मुझसे कहानी का जिक्र भी नहीं किया था। मुझे गौतम पर क्रोध आ रहा था, जो छवि की कहानी के लिए यहाँ तक भागा आया था, जबकि मेरे 2-4 गीत भी सुनने के लिए उस दिन उसके पास समय नहीं था। आ गई शायद। गौतम की बात ने मुझे चौंका दिया। छवि सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। कहाँ रह गई थी? गौतम ने ही पूछा। कॉलेज से तो कब की चली गई हो? बसों का चक्कर है ना, घंटा भर तो प्रतीक्षा में ही बीत जाता है। उसने थकी थकी आवाज़ में कहा। यह अपनी कहानी संभालो। अच्छा भाभी जी, आप पानी पिलाइए, चला जाए। गौतम ने उठने की मुद्रा में कहा। ड्राइंग रूम पार कर रही थी, सुना गौतम पूछ रहा है, फ़ोन कर दिया था फिर भी क्यों नहीं रुकी? छवि का उत्तर सुनने के लिए मैं बड़ी देर तक सांस रोके दरवाजे की ओट में खड़ी रही। जब कुछ सुनाई नहीं दिया तो किचन में चली गई। बहुत पुरानी एक बात याद आई। एक बार इन्होंने मुझे सुशील के बेडरूम की खिड़की से कान लगाए हुए पकड़ लिया था। पहले तो गुस्से की रौ में काफ़ी कुछ कह गए थे, फिर बाद में समझाया। देखो पद्मा, छिप कर सुनने में अपनी बुराई ही सुन पाता है आदमी। बेकार अपना मन खराब करने से क्या फ़ायदा। पानी लेकर लौटी तो देखा गौतम गैलरी से टिका खड़ा है और पूछ रहा है, मानसिंह अब तो परेशान नहीं करता? नहीं, छवि ने हौले से कहा। और मिश्रा को ज़्यादा लिफ्ट मत देना, अब प्रोफेसर हो गया है तो क्या, नंबरी बदमाश है वह। छवि कुछ नहीं बोली, उसी तरह सिर झुकाए बैठी रही। गौतम के जाते ही मैंने कहा, यह सज्जन तो तुम्हारे लोकल गार्जियन बने हुए हैं, बड़ा रौब मार रहे हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ इनकी बॉसिंग से दीदी। छवि एकदम फट पड़ी। हर लड़का इनकी नज़र में आवारा है, सब प्रोफेसर बदमाश हैं, किसी से बात करो उपदेश देने लगते हैं। तो फटकार क्यों नहीं देती एक बार? कहो कि अपनी जद में रहें। उसने एक बार असहाय आंखों से मेरी ओर देखा, होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ाए, फिर एकाएक उठकर अंदर चली गई। खाना खाते हुए मुझे याद आया, मैंने छवि से कहा, सुशील का पत्र आया है, तुम्हारी दराज में रख दिया है। वह उसी निर्लिप्तता से चावल दाल मिलाती रही। न उसकी आंखों में खुशी की किरणें फूटी, न गालों पर गुलाब उगाए। एक पत्र हम लोगों के भी पास आया है, वह परेशान है, तुमने कब से पत्र नहीं दिया उसे? अब रोज़ रोज़ लिखूं भी क्या? उसने धीरे से कहा। यह बात हम लोग कहें तो शोभा देती है छवि, तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो दिन में 2-2 चिट्ठियां लिख लेती हैं। मैंने हंसते हुए कहा, कम से कम यही सोच लिया करो कि वहाँ वह निपट अकेला है, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। उसने तड़प कर कहा। उसकी बात मुझे बर्छी की तरह लगी। मेरा सारा लाड़ प्यार, सारी ममता उस शब्द के कारण व्यर्थ हो गई थी। छवि ने शायद अपनी भूल महसूस की, नरम स्वर में बोली, आप अभी गौतम के लिए कह रही थी ना दीदी? महज मजबूरी समझ लीजिए कि मैं उसे लिफ्ट दे रही हूँ। कभी कभी तो इतनी कोफ्त होती है, पर जब्त कर जाना पड़ता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है? और अब तो वह भला आदमी तुम्हारा नाम भी लेने लगा है। यह भी मेरी ही बेवकूफ़ी है। मैंने सबसे कह रखा था कि यह मेरे फुफेरे भाई हैं। क्यों? दरअसल दीदी, घर से बाहर निकलो, खासकर कॉलेज जाओ, तो सिर पर किसी का साया बहुत ज़रूरी है। 100 तरह की बातें होती हैं और सब तो भाई साहब से कहीं नहीं जा सकती। शायद तुम ठीक कहती हो, मैंने एक उसास के साथ कहा। मुझे तो इन बातों का अनुभव नहीं है। हमारे न कोई भाई था, न हमें बनाने की इजाज़त थी। और कॉलेज में गई ही कितने दिन, मुश्किल से साल भर। तो आपने बीए फिर प्राइवेट किया है? क्यों? छोटी बहन की भूल का प्रायश्चित करना पड़ा मुझे। उसने लव मैरिज की थी, मौसी के देवर से। आप तो बताया करती हैं ना, माँ जी बहुत स्ट्रिक्ट थी। स्ट्रिक्ट तो थी, पूरे कस्बे में उनका दबदबा था।
फिर भी रमा को वह रोक न सकी। रोकने का मौका ही न मिला। उन्हें तो सीधे सीधे शादी की खबर मिली थी। बहुत बौखलाई होंगी ना? बहुत ज़्यादा। सारा गुस्सा मुझ पर ही उतरता था। उन्हें यही लगता रहा कि मैंने जानबूझकर उन्हें अंधेरे में रखा, जबकि सच्चाई यह थी कि मैंने इस बात की कल्पना भी न की थी। मौसी की नाक के नीचे सब कुछ होता रहा, पर उन्हें कुछ भी पता न चला। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा साहस कर जाएगी रमा, किसी ने सोचा भी न था। अनजाने ही मेरी आवाज़ में तल्खी आ गई थी। दीदी, पता नहीं हमारे बुजुर्गों को लव मैरिज से इतनी एलर्जी क्यों है? छवि कह रही थी। मैंने तो एक आध बार ही उन लोगों को देखा है, पर इतना कह सकती हूँ कि रमा दीदी के हस्बैंड उनसे हर बात में सुपीरियर हैं। आप ही बताइए, उनसे अच्छा लड़का ढूंढ सकती थी माँ जी? इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, रमा दीदी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। पीयूष जाग गया था, इसीलिए छवि को उठकर जाना पड़ा, नहीं तो पता नहीं कितनी देर तक बोलती रहती। कभी गुमसुम बैठी रहती है और कभी बोलने पर आएगी तो रुकने का नाम ही नहीं लेगी। उफ, मेरा तो सिर चकलाने लगा था। तुम्हारे साथ मुश्किल तो यही है पद्मा कि तुम्हें वहम सा हो जाता है कि हर कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। यह कह रहे थे। मैं आपसे सफाई तो मांग नहीं रही, मैंने तल्खी से कहा, लेकिन मैं तो सफाई देना चाहता हूँ। ज़रा सी बात को लेकर रात रात भर रोती रही, उसमें तो कोई तुक नहीं है। पता नहीं कितनी नदियों का पानी आकर तुम्हारी आंखों में समा गया है, कभी सूखता ही नहीं। अच्छा, अब चटपट तैयार हो जाओ। कह दिया ना मुझे नहीं जाना। देखो, अब ज़रा सी बात को प्रेस्टीज इशू मत बना लिया करो। हरी अप, 7:15 ऑलरेडी हो चुके हैं, देर से पहुंचने में तो कोई चार नहीं है। मैं पत्थर की तरह बैठी रही। बात ज़रा सी थी भी नहीं। कम से कम मेरे लिए तो वह ज़रा सी बात नहीं थी। शुभा विवाह के स्कूल में वार्षिकोत्सव चल रहा था। पीयूष को 2 दिन से बुखार था, इसलिए मैं कार्यक्रम देखने नहीं जा सकी। घर में बैठे बैठे ही अपनी लाडली का सजा सवरा रूप कल्पना में देखती रही थी। शुभा के गीत को दोहराती रही थी। किंतु आज पुरस्कार वितरण था। दोनों को 3-3, 4-4 पुरस्कार मिलने वाले थे। कितनी हसरत से कहा था उन लोगों ने, पापा आज तो आप लोग आएंगे ना? 8 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, बस 2 घंटे का तो कार्यक्रम है। इन्होंने छूटते ही कह दिया था, मैं आ जाऊंगा बेटी, मम्मा नहीं आ पाएगी, पप्पू की तबीयत ठीक नहीं है ना। दोनों के चेहरे उतर गए थे। इतना गुस्सा आया मुझे, कम से कम उनका दिल तो न तोड़ते। बाद में कुछ भी बात बनाई जा सकती थी। फिर 2 घंटे के लिए मैं चली भी जाती तो ऐसी कौन सी प्रलय आ जाता। बुखार तो पीयूष का सुबह से ही नॉर्मल हो गया था, लेकिन इन्होंने मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं समझी और अब भाषण दे रहे हैं। दीदी, मैंने सिर उठाकर देखा। छवि मेरे पीछे खड़ी थी। आप हो आइए दीदी, पीयूष को मैं संभाल लूँगी, अब उतना बुखार भी नहीं है। नहीं, रहने दे, अब इच्छा नहीं हो रही, मैंने रुंधे गले से कहा। अपने लिए न सही, लेकिन लड़कियों के लिए तो आपको जाना होगा, आपको मेरी कसम है। और इतना कहकर वह रुकी नहीं। कंघी लेकर खुद उसने मेरा जूड़ा बनाया। मैं मुंह हाथ धोकर आई, तब तक उसने मेरे लिए अपनी कोटा जरी की साड़ी, शॉल सब कुछ निकाल कर रख दिया। मन ही मन उबलती रही मैं। यही बात पहले भी तो कह सकती थी, तब इतना नाटक तो न होता। अब अपनी भलमनसाहट दिखाकर मुझे जैसे शर्मिंदा करना ही इसका उद्देश्य था। लड़कियों की उदासी का ख्याल ना होता तो उसके सारे अनुग्रह ठुकराकर घर में बैठी रहती मैं, कहीं नहीं जाती। अपने बच्चों की खुशी देखने जा रहे थे हम लोग, और शक्लें ऐसी बना रखी थीं जैसे मातम पुरसी करने जा रहे हों। वहाँ भी यह गुमसुम बने रहे। जब स्टेज पर अध्यक्ष का भाषण हो रहा था, तब इन्होंने पहली बार मुंह खोला। पहले से पता होता कि इतनी देर हो जाएगी तो शर्मा जी की नीलू से कह आते, छवि के पास बैठ लेती थोड़ी देर। इतना बुरा लगा, यहाँ बैठे हुए भी घर की ही बात सोच रहे हैं। कार्यक्रम समाप्त होते ही मैंने कहा, आप घर चलिए, मैं बच्चों को लेकर स्कूल बस से आ जाऊंगी। पहले से जो पता होता तो घर में इतना महाभारत क्यों मचाती, अपनी मर्जी से आती और चली जाती मैं। इनामों से लदी फदी लड़कियों को लेकर घर पहुंची, तब यह ड्राइंग रूम में बैठे पढ़ रहे थे। हमें देखते ही बोले, 1 मिनट प्लीज़। और जब तक हम आश्चर्य से उबरें, इन्होंने हम तीनों का एक फ़ोटो ले लिया।
फिर 2-4 अलग अलग पोजेज में लड़कियों के और भी स्नैप्स ले डाले। पिछले साल यह कैमरा सुशील ने भेजा था। विशेष विशेष अवसरों पर इसका उपयोग कर लेते थे हम लोग। आज का अवसर विशेष है। यह इन्हें रात को 11 बजे भी याद रहा, यह जानकर अच्छा लगा। इनका मूड भी अब शाम की अपेक्षा ठीक हो गया था। मैं प्रसन्न मन से कॉफ़ी बना लाई और हम चारों, सिर्फ हम चारों, उसे एंजॉय करते रहे। पता नहीं कितने दिनों बाद यह सुयोग आया था। लगा कि मेरा बिखरा हुआ घर फिर जुड़ आया है। सोचा तो था कि छवि जाग रही होगी, कम से कम इस शोर शराबे से तो जाग ही जाएगी, लड़कियों के इनाम देखेगी, उन्हें बधाइयाँ देगी। पर वैसा कुछ नहीं हुआ तो मन खट्टा हो गया। मैंने इनसे कहा भी, उसके लड़के को तो मैं आंखों पर रखती हूँ, क्या उसका इतना फर्ज नहीं था? हमेशा बात का अच्छा पहलू देखा करो पद्मा, इन्होंने अपने सौम्य अंदाज में कहा। दुख की मात्रा इससे बहुत कम हो जाती है। यही सोच लो कि 2 रातों से जाग रही है बेचारी, आज निश्चिंत होकर सोई होगी क्योंकि बुखार नहीं है, और फिर रात भी तो हो गई है। ठीक है, ऐसा ही सही। मैंने कॉफ़ी की ट्रे उठाते हुए सोचा। इतनी रात गए, किसी भी विषय पर बहस करने की हिम्मत नहीं थी मेरी। दीदी, मैं घर जाना चाहती हूँ। छवि का यह प्रस्ताव अप्रत्याशित रूप से मेरे सामने आया था। घर अर्थात माँ का घर, यह घर तो वेटिंग रूम है, सुशील के आने तक किसी तरह समय काटने का स्थान है। मन इतना खराब हो गया कि कारण पूछने की इच्छा नहीं हुई। उसी ने बताया, रात सपने में माँ को देखा था, बहुत बीमार हैं, एक बार देखकर लौट आऊँगी। ठीक है भाई साहब, तुम्हारे क्या कहते हैं देख लूँ, आखिर जाना तो उन्हीं की मर्जी से होगा। मैंने रूखा सा जवाब दे दिया। यह सपने वाली बात मेरे साथ तो चल गई, लेकिन यह उस पर विश्वास कर लेंगे यह असंभव था। 2-3 दिनों से छवि सूजी सूजी आंखें और उदास चेहरा लिए हुए घूम रही थी। यह क्या उनसे छुपा हुआ है? मुझे तो डर था उसके इस आकस्मिक निर्णय का दोष मुझ पर न थोप दिया जाए, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने बड़ी शांति से अपनी स्वीकृति दे दी और मैंने राहत की सांस ली। मैं भी कुछ दिनों के लिए जरा निश्चिंत होकर रहना चाहती थी। 24 घंटे घर में किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति मन पर भार बनने लगी थी। नौकरी लगने तक सुशील भी हम लोगों के साथ ही रहते थे, पर उनके साथ यह समस्या नहीं थी। छवि को लेकर हर बार मन में यही संकोच बना रहता है, बेचारी अकेली है, उसका पति यहाँ नहीं है। जब एक बार जाना तय हो गया तो मैं अपनी सारी कड़वाहट भूलकर उसकी तैयारी में जुट गई। पता नहीं क्यों मन में हमेशा एक डर सा रहता है, कोई मुझे गलत न समझ ले। दिन दिन भर आँच के सामने बैठकर मैंने उसके भाई भतीजों के लिए मिठाइयाँ बनाई, रात रात भर जागकर पीयूष के लिए सूट सीती रही। बल्कि छवि ने एक आध बार कहा भी, दीदी कितनी मेहनत कर रही हैं आप, मुझे लगता है मेरे जाते ही आप बीमार पड़ने वाली हैं। कोई इतना भर कह देता है तो सारी मेहनत सफल हो जाती है, सारी थकान दूर हो जाती है, लेकिन यह भी हमेशा कहाँ नसीब होता है। जाने वाले दिन छवि जब अपनी पुस्तकें मेज से उठाकर अलमारी में रख रही थी तो मुझे याद आया। मैंने कहा, छवि, गौतम की कोई किताबें होंगी तो अलग रख देना, किसी दिन मांगेंगे तो मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी। गौतम का ट्रांसफ़र हो गया है बिलासपुर। यह वॉश बेसिन के सामने खड़े शेव कर रहे थे, वहीं से बोले। आपसे किसने बताया? उसका फ़ोन आया था। एक बार घर आकर तो बता सकता था, यूँ तो 2-2 घंटे बोर करता रहा। सचमुच इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। वह आए थे दीदी, आप लोग घर पर नहीं थे, छवि ने हौले से बताया। अरे तो कब जा रहे हैं वे लोग? किसी दिन खाने पर ही बुला लेते हैं उन्हें विद फैमिली। मेरा गुस्सा भाप बनकर उड़ गया था और अब मुझे गृहस्थ धर्म की चिंता हो रही थी। अभी 2-3 दिन तो मैं बाहर जा रहा हूँ, लौट कर आऊँगा तब देखी जाएगी, इन्होंने कहा। साथ के लिए टिफ़िन भर रही थी मैं। अचानक जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। छवि रानी की माता जी एकाएक सपने में क्यों अवतरित हो गईं, इसका रहस्य मेरे सामने सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट हो गया। मैंने तो सोचा था कि छवि के जाने के बाद मैं अपने घर में निश्चिंत होकर रह सकूंगी, किंतु उस समय पीयूष की बात मैंने नहीं सोची थी। उसके जाते ही घर इतना सूना हो जाएगा,
दिन इतने लंबे हो जाएंगे इसका गुमान ही नहीं था। लड़कियां खा पी कर स्कूल चली जाती तो एकांत जैसे मुझे लीलने दौड़ने लगता। अजीब अजीब आवाज़ें मेरा पीछा करने लगती। कभी लगता झूले में पीयूष गुनगुना रहा है और मैं दौड़कर उसे उठाने जाती। तब खाली झूला मेरा मुंह चिढ़ाने लगता। कभी लगता छवि सिरहाने खड़े होकर कह रही है, दीदी चाय ले लीजिए। सिर उठाकर देखती तो सिर्फ धू धू करता सीलिंग फैन ही नजर आता। स्नेह के धागों में इतना लिपट गई हूँ, खुद मुझे ही पता न था। लड़कियां भी बहुत उदास हो गई थीं। बहुत दिनों से एक भैया की फरमाइश थी उनकी। वह इस समय अनायास ही पूरी हो गई थी। चाची से भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी उनकी। उनके बिना वह कमरा खूब बड़ा बड़ा लगने लगा था। और तो और पापा भी उन लोगों के साथ चले गए थे। शुभ विवाह का बस चलता तो शायद सिर्फ सोने के लिए ही घर आती। 2-3 दिन तो मैंने बिस्तर पर पड़े पड़े ही काट लिए। 2-3 उपन्यास पूरे के पूरे पढ़ गई मैं। चौथे दिन सोचा अब कुछ हाथ पांव हिलाना चाहिए। कुछ नहीं तो बगल वाले कमरे की सज्जा ही बदल दी जाए। झूले को फोल्ड करके मचान पर डाल दिया जाए तो दोनों पलंग पास पास आ जाएंगे। फिर यह कमरा उतना सूना नहीं लगेगा। काम इतना आसान नहीं था जितना सोचा था। कमरे में सिर्फ झूला ही तो नहीं था। ग्राइप वाटर, टीथिंग सिरप की खाली शीशियाँ थीं, पुरानी नैपीज थीं, खिलौने, पाउडर के पुराने डिब्बे थे। इन सब को समेटते समेटते हाँफ उठी थी मैं। हर चीज का स्पर्श पीयूष की याद दिला जाता था। झूले की मसहरी खोलते हुए तो मुझे रुलाई फूट पड़ी। किसी तरह मैंने मसहरी उतारी, नन्ही रेशमी रजाई धूप दिखाने के लिए एक ओर रख दी। फिर गद्दा समेटा और यह क्या, गद्दा और दरी के बीच एक सफ़ेद कागज पड़ा था, मुड़ा तुड़ा सा। बहुत पुरानी सी आदत है यह। कागज़ का कोई भी टुकड़ा मिले मैं पढ़े बिना नहीं रहती थी। माँ के राज्य में घर में सिर्फ कल्याण आता था। दैनिक अखबार भी हमारी नज़रों से दूर रखा जाता था क्योंकि अक्सर उसमें चटपटी खबरें होती थी। तब बाजार से जो भी सौदा आता हम तत्परता से उसे खोलने बैठ जाती। असली आकर्षण होता था उस कागज़ में जिसमें यह सौदा आया था। इन अखबारी कागज़ों ने हमें फिल्मी दुनिया की सैर कराई, चुटकुले सुनाए हैं, बलात्कार और आत्महत्याओं की चटपटी खबरें सुनाई हैं। माँ को हमारी इस कारस्तानी का पता नहीं चला, नहीं तो शायद उन पर भी बैन लग जाता। अब तो घर में पढ़ने के लिए इतना सब होता है, फिर भी पुरानी आदत नहीं जाती। हथेली से दबा दबा कर उस कागज़ को सीधा किया और पलंग पर बैठकर पढ़ने लगी। पढ़ते हुए हर पंक्ति के साथ मेरा खून गर्म होता जा रहा था। इस कहानी का दूसरा भाग बस इतना सा। आखिर उस कागज के टुकड़े में ऐसा क्या लिखा था कि पद्मा का खून गर्म हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए इस कहानी का तीसरा भाग और अंतिम भाग जरूर सुनिए। नमस्कार।